नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं परवीन शेख। आज इस बुलेटिन में बात होगी अमेरिका में हुई पीएम मोदी की फजीयत की। ओबामा पर बोलना सीएम हिमंता बिस्व शर्मा को पड़ गया महंगा। बात करेंगे 2024 के लिए सोनिया के प्लान से विपक्ष बीजेपी को देगा मात की। मणिपुर को लेकर हुई सर्वदलीय बैठक की। साथ ही जानेंगे क्यों सीएम केजरीवाल को समर्थन देने में कांग्रेस कर रही है आनाकानी। और बुलेटिन के आखिर में बात होगी महंगाई को लेकर खड़गे के वार से बुरे फंसे पीएम मोदी की। इसके साथ ही और भी कई बड़ी खबरों से आपको करवाएंगे रूबरू। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। महबूबा मुफ्ती ने पीएम मोदी पर साधा निशाना। कहा, पीएम मोदी को नहीं मुल्क को मिलती है इज्जत। महबूबा मुफ्ती बोली, वापस आते ही करने लगते हैं हिंदू मुस्लिम। ट्रायल छूट पर सवाल तो पहलवान बजरंग बोले, हमारे बारे में गलत बातें फैलाई। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर की सफाई, विशेष छूट का फैसला सरकार का नहीं। मणिपुर में हालात बेकाबू। मंत्री एल सुसींद्रो के घर पर भीड़ ने बोला हमला। भीड़ ने 2 गाड़ियों को बनाया निशाना। रूस में वैगनर आर्मी ग्रुप ने की बगावत। राष्ट्रपति पुतिन ने किया ऐलान, बागियों को सिखाया जाएगा सबक। ये तो थी सुर्खियां और अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। पीएम मोदी अमेरिका की अपनी 4 दिन की पहली राजकीय यात्रा समाप्त करने के बाद मिस्र पहुंच चुके हैं, जहां वो 2 दिन के दौरे पर रहेंगे। अमेरिका से रवाना होने से पहले पीएम मोदी ने वॉशिंगटन के रोनाल्ड रीगन सेंटर में भारतीय प्रवासियों को संबोधित किया, तो दूसरी तरफ भारतीयों ने ही पीएम का जोरदार विरोध किया। क्या है पूरी खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट। पीएम मोदी की 4 दिन की अमेरिका यात्रा आज खत्म हो गई। अब पीएम मिस्र के दौरे पर हैं। इजिप्ट की 2 दिन की यात्रा पर जाने से पहले पीएम ने ट्वीट करके लिखा, एक बहुत ही विशेष यूएसए यात्रा का समापन, जहां मुझे भारत यूएसए की मित्रता को गति देने के उद्देश्य से कई कार्यक्रमों और बातचीत में भाग लेने का मौका मिला। हमारे देश और पृथ्वी को आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बेहतर स्थान बनाने के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। पीएम मोदी ने रीगन सेंटर में प्रवासी भारतीयों को भी संबोधित किया, तो वहीं दूसरी तरफ वॉशिंगटन में पीएम मोदी का विरोध भी देखने को मिला। पीएम के विरोध के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। इस वीडियो में देश में अल्पसंख्यकों के साथ हो रहे भेदभाव के खिलाफ पीएम मोदी की नीतियों का विरोध हो रहा है। साथ ही पीएम के पुतले पर जूतों की माला चढ़ाकर पीएम के विरोध में जमकर नारेबाजी हुई। इन तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि किस तरह मानवाधिकार संगठनों ने अमेरिका में पीएम मोदी के खिलाफ मोर्चा खोल रखा था। वहीं एक और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें गुजरात में नरेंद्र मोदी के खिलाफ आवाज उठाने वाले जेल में बंद पूर्व पुलिस अधिकारी संजीव भट्ट की बेटी आकशी भट्ट वॉशिंगटन में पीएम के खिलाफ पोस्टर लेकर विरोध करती दिख रही हैं। आकशी के हाथ में जो पोस्टर है उस पर लिखा है कि मोदी अमेरिका में झूठ बोल रहे हैं, मैं सच कह रही हूँ। अब पीएम मोदी अपनी अमेरिकी यात्रा को कितना भी कामयाब बताएं, लेकिन उनकी इस यात्रा को उनके विरोध के लिए याद किया जाएगा। गठबंधन फॉर रिक्लेमिंग इंडियन डेमोक्रेसी ने कहा कि व्हाइट हाउस के बाहर विरोध प्रदर्शन में विभिन्न धार्मिक संगठनों के लोगों ने हिस्सा लिया। नॉर्थ अमेरिकन मणिपुर ट्राइबल एसोसिएशन के वरिष्ठ नेता लियन गेंगटे ने मणिपुर में हाल ही में हुए जातीय संघर्ष के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि पीएम इस मुद्दे पर चुप है और इसे जातीय सफाई, शुद्ध और सरल कहते हैं। अल्पसंख्यकों को लेकर पीएम मोदी हमेशा सवालों में रहे हैं। सवालों में तो सीएम हिमंता बिस्व शर्मा भी हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा ने दावा किया कि भारत में कई हुसैन ओबामा हैं और उन लोगों से निपटना उनकी पहली प्राथमिकता होगी। अब हिमंता पर उनका बयान भारी पड़ता दिख रहा है। बीजेपी पर चौतरफा दबाव पड़ रहा है। इसके बाद अब हिमंता की कुर्सी संकट में फंस गई है। क्या है पूरी खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट। असम के सीएम हिमंता बिस्व शर्मा को पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा पर टिप्पणी करना महंगा पड़ सकता है, क्योंकि देश के साथ साथ अमेरिका से भी उनके खिलाफ आवाज उठ रही है। अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट ने भी हिमंता के खिलाफ खबर छापी है, जिससे हिमंता की मुश्किलें बढ़ गई हैं। वॉशिंगटन पोस्ट ने खबर दी है कि भारतीय राजनेता के ट्वीट में बराक ओबामा और भारतीय मुसलमानों पर निशाना साधा गया है, जिसमें हिमंता के ट्वीट का जिक्र किया गया है। इधर असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा की हुसैन ओबामा टिप्पणी पर विपक्षी पार्टियों ने भी हमले तेज कर दिए हैं। कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने भी बिस्व शर्मा को निशाने पर लिया है। जयराम रमेश ने कहा कि असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा कोई असामाजिक तत्व नहीं है।
बल्कि वो पीएम मोदी के सबसे खास सिपहसालारों में से एक हैं। हेमंता बिस्व शर्मा की टिप्पणी के बाद विपक्षी नेताओं ने आरोप लगाया कि असम के सीएम के ट्वीट ने अमेरिका में पीएम मोदी के दावे को कमजोर कर दिया है कि भारत में कोई धार्मिक भेदभाव नहीं है। एनसीपी ने इस बयान की आलोचना की। पार्टी ने कहा है कि हेमंता बिस्व शर्मा को हुसैन ओबामा टिप्पणी के लिए माफी मांगनी चाहिए। एनसीपी के प्रवक्ता क्लाइड क्रेस्टो ने कहा कि या तो शर्मा ने हमारे पीएम मोदी के अमेरिका में दिए गए बयान को नहीं सुना या उन्होंने जो कहा वो उसका अनादर कर रहे हैं। आपको बता दें कि भारत में मुसलमानों की सुरक्षा पर अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा की टिप्पणी के बाद असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्व शर्मा से एक पत्रकार ने ट्वीट करके पूछा था, क्या अब भावना को ठेस पहुंचाने के लिए ओबामा के खिलाफ गुवाहाटी में एफआईआर दर्ज की गई है? क्या असम पुलिस ओबामा को गिरफ्तार करने के लिए वॉशिंगटन जा रही है? जिसका जवाब देते हुए हेमंता ने कहा, देश में कई हुसैन ओबामा हैं, पहले उनसे निपटा जाएगा। हेमंता की ये टिप्पणी अब उनके और पीएम मोदी के लिए महंगी पड़ सकती है, क्योंकि इससे देश के साथ साथ दुनिया भर में मोदी सरकार की फजीयत हो रही है। हेमंता के साथ साथ पीएम मोदी की आलोचना ने भी जोर पकड़ लिया है। इधर 2024 में बीजेपी को मात देने के लिए विपक्षी गठबंधन ने भी जोर पकड़ लिया है। नीतीश कुमार की माने तो विपक्ष बीजेपी को 100 सीटों पर समेट सकता है, क्योंकि बीजेपी के पास सिर्फ 37% वोट है, जबकि विपक्ष के पास 63%। हालांकि फाइनल रणनीति पर मोहर शिमला में 12 जुलाई को लगेगी, लेकिन यह तय माना जा रहा है कि विपक्ष 2004 में सोनिया गांधी ने जो फार्मूला बनाया था उस पर ही आगे बढ़ेगा। 23 जून को पटना में विपक्षी एकता की बैठक से बीजेपी काफी परेशान है, तो वहीं महागठबंधन अपनी आगे की रणनीति पर काम कर रहा है। पटना में हुई महागठबंधन में 2024 की सियासी लड़ाई का पूरा खाका तैयार कर लिया गया। अब विपक्षी दलों की अगली बैठक शिमला में होगी। बैठक के बाद 15 विपक्षी दलों से साफ संदेश दिया गया कि 2024 की लड़ाई पूरे विपक्ष बनाम बीजेपी के बीच होगी। मनभेद और मतभेद को भुलाकर सभी विपक्षी दलों ने एक मंच से एक सुर में कहा कि अनेकता में एकता का फॉर्मूला सभी को मंजूर है। खबरों की माने तो कांग्रेस ने इस साल फरवरी में रायपुर में हुए 85वें अधिवेशन में 2024 लोकसभा चुनाव के लिए विपक्षी एकजुटता वाला 2004 का यूपीए फॉर्मूला सामने रखा था। कांग्रेस ने 2004 में बीजेपी नेतृत्व वाले एनडीए से मुलाकात करने के लिए चुनाव से पहले 5 राज्यों में समान विचारधारा वाले 6 क्षेत्रीय दलों से गठबंधन कर लिया था। इन दलों में महाराष्ट्र में एनसीपी, आंध्र प्रदेश में टीआरएस, तमिलनाडु में डीएमके, झारखंड में जेएमएम और बिहार में आरजेडी एलजेपी शामिल थी। कांग्रेस को इन 5 राज्यों में बड़ा चुनावी फायदा हुआ था। 2004 में कांग्रेस ने 417 उम्मीदवार उतारे थे, जिनमें से 145 जीते थे। वहीं बीजेपी ने 364 सीटों पर चुनाव लड़ा, जिनमें 138 पर जीत मिली थी। इन 5 राज्यों की कुल 188 लोकसभा सीटों में से कांग्रेस की अगुवाई वाले यूपीए 114 सीटें जीतने में कामयाब रही थी, जिसमें से 61 सीटें कांग्रेस ने जीती थी, जबकि सहयोगी दल 56 सीटें जीतने में सफल रहे थे। इनमें कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, जबकि लेफ्ट फ्रंट को 59, सपा को 35, बीएसपी को 19 सीटें मिली थी। वहीं एनडीए से अलग दूसरे विपक्षी दलों के खाते में 74 सीटें आई थी। अगर कांग्रेस इसी फॉर्मूले पर आगे बढ़ती है तो उसके सामने कई चुनौतियां भी होगी, क्योंकि 2004 के मुकाबले यूपीए से कई दल बाहर हो चुके हैं। ऐसे में देखना होगा कि कांग्रेस इस फॉर्मूले पर सभी विपक्षी दलों को कैसे साध पाती है। सोनिया के एक्शन प्लान से 2024 में हारेगी बीजेपी। वहीं मणिपुर को लेकर मोदी सरकार के एक्शन नाकाफी साबित हो रहे हैं। मणिपुर को लेकर आज अमित शाह के नेतृत्व में सर्वदलीय बैठक हुई, जिसे विपक्ष के कई दलों ने किनारा कर लिया। क्या है पूरी खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट। मणिपुर में मैतेई और कुकी समुदाय के बीच 53 दिनों से लड़ाई चल रही है। इस लड़ाई में अब तक 120 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। राज्य में अनुच्छेद 355 लगाया गया है। केंद्रीय पुलिस बल की तैनाती की गई है, लेकिन हालात सामान्य नहीं हो पा रहे हैं। मणिपुर को लेकर केंद्र सरकार पर चौतरफा दबाव बनता दिख रहा है, जिसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। बैठक को लेकर कांग्रेस ने सवाल उठाए। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि जब पीएम मोदी देश में नहीं है तो बैठक क्यों बुलाई जा रही है। मणिपुर से सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल आया था, उससे सरकार ने मुलाकात क्यों नहीं की। लेकिन तमाम सवालों के बीच पीएम मोदी की गैर मौजूदगी में बैठक हुई, जिसमें टीएमसी चीफ ममता बनर्जी और एनसीपी चीफ शरद पवार ने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के चलते शिरकत नहीं की, तो नॉर्थ ईस्ट के राज्यों के सभी सीएम बैठक में उपस्थित हुए। बैठक में विपक्षी दलों की ओर से मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह से इस्तीफा लेने की मांग उठी। टीएमसी की ओर से कहा गया कि मणिपुर में एक सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल भेजा जाना चाहिए और ये काम 1 सप्ताह में ही हो जाना चाहिए।
शिवसेना ठाकरे गुट की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि मणिपुर में लोगों के बीच भरोसा कायम करना प्राथमिकता होना चाहिए। पीएम मोदी को खुद इस मामले का संज्ञान लेना चाहिए। जबकि आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा कि बैठक में सभी मुद्दों पर चर्चा हुई। गृह मंत्री ने आश्वासन दिया कि समस्याओं का मिलकर शांतिपूर्ण तरीके से समाधान निकाला जाएगा। मणिपुर को लेकर मोदी सरकार बैकफुट पर है तो केंद्र के अध्यादेश पर सीएम केजरीवाल बैकफुट पर हैं। केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ सीएम केजरीवाल को सभी पार्टियों ने समर्थन का ऐलान कर दिया, लेकिन इसको लेकर कांग्रेस ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं, जिससे केजरीवाल मुश्किल में नजर आ रहे हैं। क्या है पूरी खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट। पटना में विपक्षी दलों की बैठक में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस को घेरने की कोशिश की। दावा किया कि बैठक में आए 17 में से 12 दलों के सदस्य राज्यसभा में हैं, जिसमें कांग्रेस छोड़ 11,007 है। अब कांग्रेस अपना रुख साफ करे, लेकिन कांग्रेस ने केजरीवाल के सवाल का जवाब देने की जगह साफ कर दिया कि जब संसद सत्र शुरू होगा तब इस पर विचार होगा। लेकिन आप कांग्रेस से तुरंत स्टैंड क्लियर करने का दबाव बना रही थी और यहां तक आरोप लगा रही थी कि कांग्रेस बीजेपी को मदद करने की तैयारी कर रही है। तो केजरीवाल के आरोपों पर आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पार्टी महासचिव वेणुगोपाल ने पलटवार किया है। कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी की तरफ से जारी बयान की भाषा पर सख्त ऐतराज जताया। पार्टी अध्यक्ष ने आपके बयान को भड़काऊ करार दिया। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि विपक्षी दल संसदीय मुद्दों पर तब चर्चा करते हैं जब सत्र चल रहा होता है। आम आदमी पार्टी के नेता भी संसद में विपक्ष की रणनीति तय करने के लिए बुलाई बैठकों में शामिल होते हैं। खड़गे ने कहा कि अध्यादेश पर कांग्रेस का स्टैंड क्लियर करने की केजरीवाल की जिद हैरानी भरी है। वहीं कांग्रेस महासचिव वेणुगोपाल ने कहा कि आप हमें धमकाकर हमें फैसला करने का आदेश नहीं दे सकते। यानी साफ है कि कांग्रेस ने केजरीवाल को जवाब दे दिया है कि वो उनके दबाव में आने वाली नहीं है। इस मामले में दूसरे दलों का भी कांग्रेस को साथ मिला है। नेशनल कॉन्फ्रेंस टीएमसी और जेडीयू ने आपके स्टैंड पर हैरानी जताई है। टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने अरविंद केजरीवाल पर सवाल उठाए और पूछा कि जब मीटिंग का एजेंडा पहले से ही सबको पता था तो केजरीवाल दिल्ली के मुद्दे को क्यों थोप रहे थे। केजरीवाल आज कांग्रेस के दबाव में हैं, तो उद्धव ठाकरे ने भी बीजेपी पर दबाव बनाने की कोशिश की है। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे ने आज मुंबई के शिवाजी नाट्य मंदिर में अपनी पार्टी के मुंबई के शाखा प्रमुखों की सभा को संबोधित किया, जहां उन्होंने केंद्र की बीजेपी सरकार, देवेंद्र फडणवीस और सीएम एकनाथ शिंदे पर जमकर वार किया। उद्धव के वार से बीजेपी खेमे में खलबली मच गई है। पटना में हुई विपक्षी बैठक में उद्धव ठाकरे का शामिल होना बीजेपी को रास नहीं आ रहा है। बीजेपी नेता गाहे बगाहे उद्धव पर सवाल उठा रहे हैं। इन सवालों का आज उद्धव ठाकरे ने करारा जवाब दिया है। शिवसेना यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और मोदी सरकार को आड़े हाथों लेते हुए शब्दों के तीर चलाए हैं, जिसके बाद बीजेपी नेताओं ने चुप्पी साध ली है। उन्होंने बीएमसी के कोविड सेंटर घोटाले को लेकर ईडी की कार्रवाई पर सवाल करते हुए कहा है कि कार्रवाई कीजिए, लेकिन फिर ठाणे, पुणे, नागपुर के भी कोविड सेंटर के घोटालों पर कार्रवाई कीजिए। पीएम केयर फंड में अकेले टाटा ने 3,000 करोड़ रुपए दान किए, कहां गए उसका हिसाब भी दीजिए। 15 दिनों में कोरोना के इलाज की सुविधाएं देने का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने वाला महाराष्ट्र पहला राज्य बना। हम नायक है कि खलनायक ये जनता तय करेगी, लेकिन आप लोग नालायक हैं, ये सबको पता है। मैं जानबूझकर कल पटना में विपक्षी दलों की बैठक में महबूबा के साथ बैठा। मैंने उनसे पूछा कि बीजेपी का तो समझ आता है कि वो स्वार्थ के लिए ऐसा कर सकते हैं, आपने क्यों बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई थी। महबूबा ने कहा कि दरअसल मुझसे उन्होंने वादा किया था कि जम्मू कश्मीर से धारा 370 नहीं हटाया जाएगा, लेकिन उन्होंने वादा नहीं निभाया। मैं तो ये कह रहा हूँ कि झूठ के वादे करना और मुकर जाना ये उनकी फितरत है। उद्धव के तीखे शब्दों के बाढ़ से बीजेपी और सीएम शिंदे क्या जवाब देंगे ये देखना दिलचस्प होगा, लेकिन फिलहाल उद्धव के पलटवार से बीजेपी खेमे में हड़कंप मच गया है। और बुलेटिन के आखिर में बात खड़गे के वार की। अच्छे दिन का वादा करके सत्ता में आए पीएम मोदी बढ़ती महंगाई से लेकर बेरोजगारी तक जैसे मुद्दों पर खामोश हैं, लेकिन विपक्ष लगातार जनता से जुड़े मुद्दों पर मोदी सरकार को घेर रहा है। अब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरबीआई की एक रिपोर्ट को साझा करते हुए पीएम मोदी को घेर लिया है। तो क्या कहा है खड़गे ने, देखते हैं ये रिपोर्ट। लंबे वक्त से भारतीय अर्थव्यवस्था रसातल में जा रही है। मोदी सरकार की तरफ से अब तक जो कदम उठाए गए हैं वो नाकाफी साबित हो रहे हैं। इस बीच बढ़ती महंगाई ने आम जनता के साथ साथ सरकार का भी तेल निकाल रखा है। महंगाई के मुद्दे पर घिरी मोदी सरकार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने फिर घेर लिया है। उन्होंने आरबीआई की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए पीएम मोदी से तीखे सवाल पूछे हैं। जब कांग्रेस पार्टी बोलती है कि महंगाई है, तो मोदी जी के मंत्रीगण कहते हैं कि महंगाई दिखती ही नहीं,
जब जनता बोलती है कि महंगाई है तो मोदी सरकार सप्लाई, मौसम, लड़ाई सबका बहाना बनाती है। अब तो भारत सरकार का आरबीआई खुद कह रहा है कि जानलेवा महंगाई के चलते जनता कम खर्च कर रही है, जिससे बिक्री घटी है और प्राइवेट निवेश पर बुरा असर पड़ा है। ये कुचक्र हमारी अर्थव्यवस्था के लिए घातक है। बताइए मोदी जी, आप आरबीआई की इस रिपोर्ट पर क्या जवाब देंगे? अच्छे दिन इक्वल टू नामुमकिन। खड़गे के सवालों से मोदी सरकार बेहाल है, तो वहीं आरबीआई ने भी अपनी रिपोर्ट से मोदी सरकार को मुश्किल में डाल दिया है। भारतीय रिजर्व बैंक के लेटेस्ट बुलेटिन में प्रकाशित लेख के मुताबिक महंगाई को कम करने की जरूरत है, जिससे उपभोक्ता खर्च में इजाफा करने के साथ और प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाया जा सके। रिजर्व बैंक की तमाम कोशिशों के बावजूद खुदरा महंगाई वित्त वर्ष 2022-23 में 5% से ज्यादा रही। हालांकि मई में ये घटकर 2 साल के निचले स्तर 4.25% पर आ गई। इस लेख के मुताबिक हाल ही में आए आर्थिक आंकड़ों और कंपनियों के नतीजों को एक साथ जोड़कर देखें तो ये साफ दिखता है कि महंगाई निजी उपभोग पर होने वाले खर्च को कम कर रही है। इसकी वजह से कंपनियों की बिक्री घट रही है। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।